नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे नवंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ से चाहे हिमाचल जीके के क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो और भी हिमाचल के बारे में हमें जानने को कुछ मिलता है, वो सभी हम यहाँ से क्लियर करेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। तो पहले क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करेंगे। जो भी आपका एग्जाम होगा डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, क्योंकि गिरिराज तो ऑल इन ऑल है। जो भी एग्जाम हुए हैं उन सभी में इसने हेल्प की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यहाँ पर बोलते हैं रिसेंटली एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में जो एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया है हिमाचल प्रदेश में, वो कहाँ पर किया गया है। देखो, एशियाई राफ्टिंग चैंपियनशिप का जो उद्घाटन अभी हिमाचल प्रदेश में किया गया है ना, वो कहाँ पर किया गया है, वो नदौन में किया गया है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप है, इसका इनॉग्रेशन जो है वो किया गया है। आपने क्या ध्यान रखना है कि नदौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो नदौन एचएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ब्यास नदी के किनारे स्थित है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, परंतु यहाँ से और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो निकल कर आते हैं, तो वो सारे पॉइंट हम यहाँ से क्लियर करेंगे। अभी देखिए, एक तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है ना, इनकी जो विधानसभा की कंस्टिट्यूंसी आती है जहाँ से ये चुनकर एमएलए आए हुए हैं, वो कौन सी है, वो नदौन ही है। इसका जो इनॉग्रेशन किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो इसका इनॉग्रेशन जो था वो हिमाचल प्रदेश HPTDC के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा किया गया। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। ये जो हिमाचल प्रदेश, T स्टैंड फॉर टूरिज्म, D स्टैंड फॉर डेवलपमेंट, C स्टैंड फॉर कॉर्पोरेशन। तो ये हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है ना, इसके चेयरमैन है RS बाली। RS बाली जो है वो इसके चेयरमैन है। इनके द्वारा जो है वो इसका इनॉग्रेशन जो है वो किया गया। ये भी ध्यान रखें आप। हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ले जाए कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कौन है, तो वो RS बाली हैं, उनका नाम ध्यान रखना है। और RS बाली जो है, ये विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी कौन सी है, ये नगरोटा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से जो है वो चुनकर आए हैं, वो भी आप यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, एक और बात आप हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट यहाँ से बन जाती है, और ये बन जाती है कि तत्तापानी जो है वो कहाँ पर स्थित है। तत्तापानी जो है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। बिलासपुर में गोविंद सागर झील है। तो गोविंद सागर झील जो है सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। बिलासपुर शहर सतलुज नदी के किनारे जो है वो स्थित है। तो यहाँ पर भी जो है वो इस तरह के स्पोर्ट्स जो है वो होते रहते हैं। पोंग डैम में इस तरह के स्पोर्ट्स तो होते ही होते हैं, परंतु यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड बहुत ज़्यादा आते हैं। पोंग डैम डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड हर साल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये चर्चा में रहता है। ये हमने सारा जान लिया। आगे बोलते हैं अमृत सरोवर स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि अमृत सरोवर योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एक अमृत सरोवर योजना के बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल जो था वो गिरिराज पत्रिका में आया था, तो हम जानेंगे इस अमृत सरोवर परियोजना के बारे में। क्या ये मिल्क की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने से रिलेटेड है, क्या ये किसानों से मिल्क खरीदने के लिए ये इनिशिएटिव देती है, क्या ये सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है मिल्क फार्मर को, क्या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, ये जो अमृत सरोवर योजना है ना, ये ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। इनमें से किसी के साथ भी ये नहीं जुड़ी हुई है। अब अमृत सरोवर परियोजना के बारे में आप डिटेल से जानिए। ये जो अमृत सरोवर परियोजना है ना, ये मिशन अमृत सरोवर के नाम से चला था। ये 24 अप्रैल 2022 को जो था वो लॉन्च किया गया था। और ये क्यों किया गया था, टू कंजर्व दी वाटर को कंजर्व करने के लिए, और हमारे फ्यूचर में ताकि वाटर की किल्लत ना हो। कहा गया है कि आने वाला जो कोई वर्ल्ड वॉर अगर होता है ना, तो वो पानी के लिए देशों के बीच में होगा, तो पानी को प्रोटेक्ट किया जा सके, पानी को कंजर्व किया जा सके, इसलिए जो है ये मिशन जो अमृत सरोवर मिशन है ये चलाया गया है। इस मिशन से कैसे होगा, इससे जो वाटर की बॉडीज हैं, जैसे हमारी बावड़ियाँ हो गई, कुएँ होंगे, जो इस तरह के प्रोडक्ट है ना, उनको रिजुविनेट किया जाएगा, मतलब उनको पुनर्जीवित किया जाएगा। एक तरह से इस तरह से कहिए कि उनको जो है वो पुनर्जीवित किया जाएगा। और हर एक डिस्ट्रिक्ट में टारगेट रखा गया है 75 वाटर बॉडीज़ का, और पूरी कंट्री का ये मिशन है, अकेला हिमाचल का मिशन ये नहीं है। तो हिमाचल के संदर्भ में आया था कि अमृत सरोवर के निर्माण से जो है, जो भूमि का जल स्तर है ना, उसमें जो कमी आ रही है, उस कमी को जो है वो पूरा किया जा रहा है या दूर किया जा रहा है। ये इस तरह से आर्टिकल आया था। बहुत बड़ा आर्टिकल था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ से नोट डाउन किया। अच्छा, 24 अप्रैल यहाँ पर आया है ना, तो 24 अप्रैल ही क्यों यहाँ पर आया कि 24 अप्रैल को इसको इनॉग्रेशन किया गया। तो इस मिशन को लॉन्च करने का ये उद्देश्य था कि 24 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि 24 अप्रैल को एक इम्पॉर्टेंट डे जो है वो मनाया जाता है। वो इम्पॉर्टेंट डे कौन सा होता है, वो आपने ध्यान रखना है कि नेशनल पंचायती राज डे जो है वो इस दिन मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है जी, नेशनल पंचायती राज डे। ये आपने ध्यान रखना है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नेशनल पंचायती राज डे जो है वो इस दिन मनाया जाता है। और अब नेशनल पंचायती राज डे इस दिन मनाया जाता है। क्यों 24 अप्रैल को ही ये डे मनाया जाता है, ये भी पता होना चाहिए। ये 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि
इस दिन जो था वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पंचायतों के साथ डील करती है, कौन सी अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पंचायती राज के साथ डील करती है, उसको जो था वो पारित किया गया था और 24 अप्रैल 1993 को जो था ये अस्तित्व में आ गई थी। एक्ट जो है ना ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ये 1992 का एक्ट है, परंतु ये अस्तित्व में आई थी 24 अप्रैल 1993 को। तो ये डाउट आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए। यहाँ से चीज़ों को याद रखने का एक जरिया है, यहाँ से आपको ना बहुत सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो याद ही होगी, उसका ईयर याद रह जाएगा, कब अस्तित्व में आई, कब एक्ट पास हुआ, कौन से दिन हुआ, ये भी आपको याद रह जाएगा। इनफैक्ट अब एक और बात ध्यान रखनी है कि हमारा जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो आर्टिकल नंबर 40 जो है वो पंचायतों के साथ डील करता है, वो भी ध्यान रखें। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ मच पेंशन गिवन बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू 40 to 69% डिसेबल पर्सन्स। तो हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो क्या करती है, पेंशन भी देती है, चाहे कोई वृद्ध हो गया, डिसेबल हो गया, किसी को कोई दिक्कत है तो पेंशन स्कीम, एकल नारी कोई हो गया तो उनके लिए पेंशन स्कीम्स जो है वो सरकार के द्वारा चलाई गई है। अब ये पूछते हैं कि जो 40 से लेकर 69% तक डिसेबल है ना, उनको कितनी पेंशन जो है वो सरकार देती है। तो ऐसे पर्सन जो दिव्यांग हैं और 40 से लेकर 69% तक दिव्यांग है, उनको 1150 रुपया प्रति महीना जो है वो दिया जाता है सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब 1150 रुपया दिया जाता है 69% तक अगर कोई दिव्यांग है। अगर उससे ज़्यादा किसी की डिसेबिलिटी है तो उसको कितना दिया जाएगा, 70% या इससे अधिक की किसी की दिव्यांगता है तो उसको 1700 रुपया जो है वो प्रति माह दिया जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। इसी तरह जो है वो सरकार ने विधवा, एकल नारी हो गया, तलाकशुदा महिलाएं हो गया, इनके लिए भी जो है वो पेंशन का प्रोविज़न किया है। अब इस मामले में जो है वो 70 वर्ष से कम आयु की कोई महिला है तो उसके लिए 1150 रुपया ही दिया जाएगा सच, और अगर 70 वर्ष से अधिक की आयु की कोई महिला है तो उसको 1700 रुपया जो है वो दिया जाएगा। ये भी आपने ध्यान रखना है। और वृद्धा पेंशन योजना भी सरकार के द्वारा चलाई गई है। इसमें लाभार्थियों को जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं उनको 1000 रुपया दिया जाता है और 70 वर्ष से अधिक आयु के हैं उनको 1700 रुपया जो है वो दिया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। अब ये सारा कौन देखता है, कौन इस मैटर को देखता है, TWO। ये पोस्टें आपने देखी थी लास्ट टाइम, 1-2 पोस्टें निकली थी तहसील वेलफेयर ऑफिसर की। तो ये तहसील वेलफेयर ऑफिसर का काम होता है इस तरह से देखना। तो ये सारा आर्टिकल आया था एक गिरिराज पत्रिका। आगे क्या बोलते हैं हाउ मैनी वुमेन कबड्डी प्लेयर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश पार्टिसिपेटेड इन एशियन गेम्स 2023, या फिर 2022 कह लीजिए, क्योंकि कोविड-19 के कारण ये पोस्टपोन होकर 2023 में हुई। एशियन गेम्स बोलते हैं जो हुई, उसमें हिमाचल के कितनी महिला कबड्डी प्लेयरों ने जो था वो हिमाचल से जो थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो हिमाचल की थी 5 महिलाएं यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। ऑप्शन सी सही आंसर है, बिल्कुल सही बात है। 5 थी। आपको पता है कैप्टन जिनका नाम रितु नेगी था, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से थी, वो जो था वो हिमाचल प्रदेश से थी। आपने ये भी ध्यान रखना है कि 5 जो अन्य थी उनके नाम भी हमने पढ़े हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। लगातार गिरिराज पत्रिका में ही तीसरी बार ये चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, और अगर किसी क्वेश्चन को हम इतनी बार डिस्कस कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जानिए उनके नाम। कबड्डी की जो कैप्टन थी वो रितु नेगी थी, ये आपने ध्यान रखना है। इनके अलावा निधि शर्मा थी, ज्योति पुष्पा राणा थी, सुषमा शर्मा थी, ये सुषमा शर्मा थी, निधि हो गया। एक बार मैं फिर से 5 नाम आपको रिवाइज कराता हूँ। एक रितु नेगी है, एक पुष्पा राणा है, एक सुषमा है, और इनके अलावा जो है वो एक ज्योति ठाकुर है। ज्योति ठाकुर सोलन से संबंध रखती हैं। निधि है, निधि बिलासपुर से संबंध रखती हैं, ये भी हमने पढ़ा था। ये आपने ध्यान रखना है। और हमारी जो यहाँ से कबड्डी टीम महिलाओं की गई थी वो गोल्ड मेडल जीतकर जो है वो एशियन गेम्स में लाई है। पुरुषों की कबड्डी टीम जो है वो भी गोल्ड मेडल जीतकर जो है वो लाई है। ये आपने बेसिक चीज़ें यहाँ से ध्यान रखनी थी। अभी एक चीज़ अगर आप मिस कर रहे हैं ना कोई, तो वो कर रहे हैं आप लास्ट टाइम की गिरिराज पत्रिका की, कि हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि एक प्लेयर ऐसे थे जो मेंस की कबड्डी टीम में भी थे, जो पुरुषों की कबड्डी टीम में भी थे। तो पुरुष वर्ग की जो कबड्डी टीम थी उसमें विशाल भारद्वाज थे। विशाल भारद्वाज जो थे वो कहाँ से संबंध रखते हैं, ये ऊना से जो है वो संबंध रखते हैं, और एशियन गेम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये आप यहाँ से चीज़ों को ध्यान रखें। अभी बेसिक सा क्वेश्चन मैं फिर से रिवाइज करा दूं, क्योंकि मैं बहुत बार रिवाइज करा चुका हूं। अब तो आपको भी याद हो गया होगा क्वेश्चन कि एशियन गेम्स में कितने मेडल जो था वो जीते गए हमारी इंडियन टीम के द्वारा, और कौन सा नंबर जो था वो हमारी इंडियन टीम का यहाँ पर रहा।
देखो एशियन गेम्स में हमारी इंडियन टीम के द्वारा जो था वो 107 मेडल जो था वो जीते गए। 107 मेडल जीते गए। हमारा यहाँ पर रहा पहले नंबर पर चीन रहा, दूसरे पर जापान रहा, तीसरे पर कोरिया रहा और चौथे नंबर पर हमारा देश भारत महान रहा। चौथे नंबर पर जो भारत आया तो गोल्ड मेडल हमने 28 जीते और सिल्वर मेडल अगर हम बात करें सिल्वर मेडल की तो 38 जीते और ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो 41 जीते। टोटल हमने 107 मेडल जो था वो जीते हैं। चाइना जो टॉप में रहा है, बार बार आप रिवाइज करेंगे ना तो चीज़ें याद रहेंगी। चाइना जो टॉप पर रहा है, चाइना को 383 मेडल प्राप्त हुए हैं। जापान जो दूसरे नंबर पर है उसको 188 हुए हैं और कोरिया जो तीसरे नंबर पर है उसको 190 हुए हैं। जापान ने जो है वो ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। जापान ने 52 गोल्ड मेडल जीते हैं और जो कोरिया है उसने 42 गोल्ड मेडल जीते हैं। इसलिए कोरिया तीसरे नंबर पर आ गया ज़्यादा मेडल होने के बावजूद भी और जापान दूसरे नंबर पर चला गया क्योंकि जापान के पास गोल्ड मेडल ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये आपने सारी चीज़ें यहाँ पर। चलिए जी अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं हमारा क्या है। देखो बार बार चीज़ों को रिवाइज करने का मतलब ये है ना कि कोई भी हमारा ऐसा पहलू ना रह जाए कि जो एग्जाम में आ जाए और हमने डिस्कस ना किया हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, आप भी अपनी तरफ से जी जान लगाइए। जब आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, हम भी पूरी कोशिश करेंगे तो कोई कमी आप में रहेगी ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम बोलते हैं इन विच ईयर कुल्लू दशहरा वॉज स्टार्टेड। तो अभी हम कुल्लू दशहरे के बारे में सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लेंगे क्योंकि अभी कुल्लू दशहरा जो है वो हुआ है। इंटरनेशनल लेवल का ये दशहरा होता है। 1651 में ये स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। जगत सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे जब इसको स्टार्ट किया गया था। और हमने ये पूरी कहानी एक बार फिर से जाननी है इसकी। कई बार क्या होता है, कई बार अब क्वेश्चन नोट करना स्टार्ट कर दें। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर ना क्या करता है, एग्जामिनर ये नहीं पूछता कि कुल्लू दशहरा कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था। एग्जामिनर ये पूछता है कौन सी शताब्दी में ये स्टार्ट किया गया था, तो कौन सी सेंचुरी में स्टार्ट किया गया था। ये आपने ध्यान रखना है कि 17th सेंचुरी में जो था वो इसको स्टार्ट किया गया था। और उस टाइम कुल्लू के राजा जगत सिंह हुआ करते थे। जगत सिंह का कार्यकाल कब से लेकर कब तक था, तो 1637 से लेकर 1672 तक जो था ये कुल्लू के राजा रहे थे। एक बार किसी ने राजा के पास झूठ में आकर बता दिया कि एक ब्राह्मण है जिसके पास बहुत सारे हीरे मोती हैं और उन हीरे मोतियों को लेने के लिए राजा ने अपने दूत वहाँ पर भेज दिए कि जाओ भाई उससे वो हीरे मोती लेकर आओ। और ब्राह्मण के पास असल में वैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। ब्राह्मण डर गया और ब्राह्मण ने आत्महत्या कर ली। अपने परिवार को भी झोंपड़ी में जला लिया, खुद भी वहाँ पर खुद को जलाकर हत्या कर ली। ब्राह्मण का नाम दुर्गादत्त था। दुर्गादत्त के द्वारा हत्या की गई। अब राजा इसको जो था वो अभिशाप मानने लगा कि ये तो मेरे कारण इसने हत्या कर ली, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। अब राजा कुछ भी करता, पानी पीता तो उसको खून दिखाई देता, खाने में कीड़े मकोड़े दिखाई देते, तो वो मतलब बहुत परेशान हो गया। राजा ने बात की अपने जो वहाँ के पंडित थे, तो उन्हीं से जो था वो उसने बात की। तो उन दिनों की बात है कि वहाँ पर बाबा कृष्ण पयहारी जो था वो वहाँ पर रहते थे। बाबा कृष्ण पयहारी जो था वो वहाँ पर रहते थे। उन्होंने राजा को कहा कि आप ऐसा करो, आप जाओ और किसी को भेजो वहाँ से जो अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति है उस मूर्ति को लेकर आओ। तो वहाँ पर भेजा गया, त्रेतानाथ मंदिर में भेजा गया मूर्ति लाने के लिए। तो दामोदर दास जो थे उनको चुना गया कि भाई तुम जाओगे मूर्ति लेकर आओगे। वो कुछ टाइम तक वहाँ पर रहे, उन्होंने खुद को एडजस्ट किया और वो मूर्ति लेकर जो था वो फाइनली आ गए। कहते हैं कि 1651 में जो था वो दामोदर दास जो था वो मूर्ति लेकर जो था वो आ गए थे और 1653 में मणिकर्ण मंदिर में रखने के बाद जो था वो 1660 में कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में जो था वो विधि विधान मूर्तियों की पूजा की गई और उसके बाद जो था ये दशहरा जो है वो मनाया जाता है। तो कहीं पर लिखा गया है 1660 से जो है वो मनाया जाता है, परंतु एक किताब में मैंने 1651 भी पढ़ा तो मैंने 1651 जो है वो ऑप्शन में दे दिया है। वैसे जो बलुखरा किताब में लिखा गया है वो 1660 जो है वो लिखा गया है कि 1660 में जो था वो क्या हुआ था। 1660 से राजा जगत सिंह के द्वारा जो था ये परंपरा स्टार्ट करवा दी थी। तो देखो जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कहीं पर, क्योंकि 1651 में वो मूर्ति लेकर आए थे तो कई किताबों पर 1651 लिख दिया गया है। इंटरनेट पर भी इनफैक्ट आपको 1651 पढ़ने को मिलेगा और कई किताबों पर जो है वो क्या लिखा गया है 1660 लिखा गया है, जब मूर्ति को विधि विधान रूप से पूजा स्टार्ट की गई। तो इसी के बीच में हुआ होगा और ये दोनों डेट्स ना क्लैश भी नहीं होंगी। इनके 1650 से लेकर 1660 के बीच में ना ये डेटें क्लैश भी नहीं होती एग्जाम में। अब चलो अगला कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं यहाँ से। कुल्लू का दशहरा पहली बार मनाया गया जब कुल्लू हिमाचल प्रदेश में शामिल होता है, उसके बाद कब मनाया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब कुल्लू हिमाचल प्रदेश में जो था वो मिल गया था आकर। पहले तो आपको पता है कि पंजाब का ये हिस्सा होता था, परंतु जब हिमाचल प्रदेश का ये जिला बन गया तो उसके बाद पहली बार दशहरा कब मनाया गया। तो पहली बार दशहरा 1 अक्टूबर को मनाया गया था 1967 को। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने साथ में क्या ध्यान रखना है कि 1973 में रोमानिया का एक सांस्कृतिक दल जो था वो यहाँ पर आया था, जिसने यहाँ पर भाग लिया था। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में रोमानिया के इस दल ने यहाँ पर आकर भाग लिया था। आपने 1973 जो है वो ध्यान रखना है। और इंटरनेशनल लेवल का ये मेला है, ये भी ज़रूर आपने यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट की होंगी, होपफुली सारी बातें आपको पता चल गई।
इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। 1651 को क्या हुआ था, 1660 को क्या हुआ था, किस किताब पर क्या लिखा था, मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए। दोनों ऑप्शन साथ में होंगी भी नहीं ऑप्शन में। वैसे ज़्यादा नेट सेट आपको ध्यान रखना है ना, 1660 ही ध्यान रख लेना। 1650 ऑप्शन में होगा तो वो टिक करना है, 1660 होगा तो वो करना है। पूरी बात हमने आपको समझा दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं व्हेन इज इंदिरा गांधीज डेथ एनिवर्सरी मार्क्ड एवरी ईयर। अब आप कहेंगे कि ये क्यों चर्चा में आया और कब ये मनाई जाती है। ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि इंदिरा गांधी की जो पुण्यतिथि थी ना वो मनाई गई, और इन इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को क्या हुआ, जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है ना उन्होंने जो था वो श्रद्धांजलि भेंट की, तो इसलिए ये चर्चा में आया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन गया। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि जो है ये मनाई जाती है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को ये मनाई जाती है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है कि 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि जो है वो मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है, ए नहीं बी सही आंसर है। 31 अक्टूबर को और क्या होता है, नेशनल यूनिटी डे जो है वो मनाया जाता है। अगर आप पीजीटी की सीरीज़ को देखते हैं तो 31 अक्टूबर को आपको एक और चीज़ ध्यान आ जाएगी। 31 अक्टूबर को क्या है, यहाँ पर इस दिन जो था वो सिटीज़ डे भी मनाया गया, और जो वर्ल्ड सिटीज़ डे है ये यूनेस्को के द्वारा जो है वो मनाया जाता है, और यूनेस्को के द्वारा ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को जो था वो मनाया गया। अगर आपको एक बात ध्यान हो ना तो 31 अक्टूबर को हमने क्या पढ़ा था कि अभी हमने पीजीटी की सीरीज़ में पढ़ा था कि वर्ल्ड सिटीज़ डे मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। टेस्ट सीरीज़ वाले जो बच्चे हैं ना पीजीटी वाले, उन्होंने इसकी थीम भी पढ़ी थी कि इसकी थीम क्या थी, क्योंकि थीम हमने ऑप्शंस में दी थी। तो वर्ल्ड सिटीज़ डे की 2023 की जो थीम थी ना वो अभी मैं आपको बता देता हूँ, आप भी नोट कर लें। ठीक है, तो नोट करना है आपने इसको, ये है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, क्या है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर, एक तो जल्दी जल्दी में साफ भी नहीं लिखा जाता, फ्यूचर फॉर ऑल, ये जो है वो इसकी थीम है। फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर फॉर ऑल, ये जो है ना इसकी थीम है। 31 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि जब आपने नेशनल यूनिटी डे पढ़ा जो सरदार पटेल जी की जयंती पर मनाया जाता है, तो नेशनल यूनिटी डे की जो कब से ये मनाया गया है, पहली बार कब मनाया गया था, 2014 में जो था वो नेशनल यूनिटी डे सबसे पहली बार जो था वो मनाया गया था। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, सरदार पटेल को जो है वो कहते हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है कि आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, सरदार पटेल जी को कहा जाता है। और नेशनल यूनिटी डे को जो है वो हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। ये हो गया। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड द ओथ ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। आप बोलेंगे कि पॉलिटी का क्वेश्चन कहाँ से आ गया जी गिरिराज पत्रिका में, तो गिरिराज पत्रिका में आया ये क्वेश्चन, इस तरह से नहीं था। क्वेश्चन क्या था मैं पूरी बात आपको समझाता हूँ तब आपको समझ आएगा। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है हमारा शिमला वाला, जो आपके पेपर कंडक्ट करवाएगा, पीजीटी का पेपर आपका कंडक्ट करवाएगा, इसकी एक नई सदस्य जो था वो बनाई गई। तो हिमाचल प्रदेश जो राज्य सेवा लोक आयोग है हिमाचल प्रदेश का, उसकी नई चेयरमैन बनाई गई, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है डॉक्टर अंजू शर्मा। ये इसकी मेंबर बनाई गई। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, चेयरमैन नहीं मेंबर इसकी बनाई गई। ये मेंबर बनाई गई अंजू शर्मा, इनका नाम है डॉक्टर अंजू शर्मा। और तब ये चर्चा में आया है कि डॉक्टर अंजू शर्मा को जो था वो राज्य सेवा लोक आयोग का जो था वो सदस्य बनाया गया। ये चर्चा में आ गया। अब इनको शपथ किसके द्वारा दिलवाई गई, तब ये क्वेश्चन यहाँ से बना कि मेंबर होते हैं जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनकी शपथ कौन दिलवाता है। उनकी शपथ ऑर्गेनाइज करवाई जाती है किसके द्वारा, गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर है। गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के, जिनका नाम है, नाम आपने ध्यान रखना है गवर्नर का, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल जो है वो गवर्नर है। इनके द्वारा जो था वो शपथ ऑर्गेनाइज इनकी करवाई गई, तब ये चर्चा में आई। अब हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। पहले तो हम उसके बारे में बात करते हैं। अब इसके चेयरमैन कौन है, पहले तो आपको चेयरमैन पता होना चाहिए, जो इसके मुखिया हैं। एक तरह से आप ये कहेंगे कि चेयरमैन कौन है, तो ये है रामेश्वरम सिंह ठाकुर, रिटायर्ड आईपीएस हैं और कैप्टन भी रह चुके हैं, तो ये चेयरमैन हैं इसके। ये आपने ध्यान रखना है। आपने इसके मेंबर भी ध्यान रखना है कि मेंबर इसके कौन कौन से हैं। वैसे मेंबर एग्जाम में पूछे नहीं जाते, तो डिस्कस करने से रहते हैं। चेयरमैन अगर पूछ लिए गए ना तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मेंबर बहुत एक्टिव हो जाएगा आपके लिए। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ आप चेयरमैन याद रखें, रामेश्वरम सिंह ठाकुर। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछते जाता है कि
चेयरमैन हो गए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, इनके जो मेंबर हो गए, चेयरमैन के अलावा मेंबर भी होते हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है? तो इनको अपॉइंट करता है कौन? गवर्नर ऑफ द स्टेट। गवर्नर ऑफ द स्टेट इनको अपॉइंट करते हैं, परंतु कौन सा पार्ट होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके तहत इनको अपॉइंट किया जाता है? तो पार्ट नंबर 14 आपने ध्यान रखना है। पार्ट 1B इसको इस तरह से लिखते हैं, ये जो है वो आपने ध्यान रखना है। इसके तहत जो है वो गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं। और हमारे पास यूपीएससी भी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो सिविल सर्विसेज का, आपका एनडीए का, आपका सीडीएस का, असिस्टेंट कमांडेंट का, इन पेपरों को कंडक्ट करवाता है। तो ये जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी के चेयरमैन कौन होते हैं और इसके मेंबर इनको कौन अपॉइंट करता है? तो यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का आपको पता चल गया कि अपॉइंट कौन करता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का पता चल गया, ये सारा क्लियर हो गया। अगर पीजीटी और एलाइड सर्विसेज, इन दोनों की टेस्ट सीरीज हमने चलाई हुई है अभी शेड्यूल्ड वे में, ये दोनों ही आपको अगर ज्वाइन करनी है या फिर कोई एक ज्वाइन करनी है तो डायरेक्टली हमें ईमेल करना। हमारी ईमेल है allexam31@gmail.com। टेलीग्राम पर आपको हमारी ईमेल भी मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें डायरेक्टली ईमेल करना है, आपको वहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, अगला देखें, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, परंतु अगर आप ईमेल करेंगे तो इजीली मतलब आपको मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? लैंग्वेज के बेसिस पर जो बनाया गया था वो कौन सा स्टेट बनाया गया था? भाषाओं के आधार पर जो पहला स्टेट बना वो आंध्र प्रदेश बना, और 1 अक्टूबर 1953 की बात है जब ये आंध्र प्रदेश को जो था वो बनाया गया था। देखो ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, सिर्फ ये लाइनर क्वेश्चंस हैं और ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं ना, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। गिरिराज पत्रिका से जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक हुआ ना वो हमने सारा जान लिया। अब 1 लाइनर क्वेश्चंस भी कुछ देखते हैं जो इंपॉर्टेंट वन हमारे पास है। तो ये आपने ना ईयर भी ध्यान रखना है, क्योंकि ईयर एग्जैक्टली कई बार भूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, सूर्य की सबसे ऊंची परत को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे ऊंची परत जो है ना वो कोरोना उसको कहते हैं। हमारा अभी आदित्य L1 मिशन जो है ना वो भी वहाँ पर गया। अभी आप मुझे कमेंट करके ये बताइए पहले तो कि L किसके लिए स्टैंड करता है, L1 किसके लिए स्टैंड करता है? ये हमने डिस्कस कर रखा है पीजीटी की सीरीज में ना, तो ये आप कमेंट करके बता दीजिए। अभी हम सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य के बारे में क्वेश्चन पूछ जाता है कि सूर्य का कौन सा ऐसा पार्ट है जो विजिबल होता है ह्यूमन को, जो ह्यूमन देख सकता है? तो फोटोस्फीयर आपने ध्यान रखना है कि फोटोस्फीयर को जो है हम देख सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ जो सन होती है वो कौन सी होती है? तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन जो होती है वो कोरोना होती है, ये आपने ध्यान रखना है। आउटर मोस्ट लेयर और सूर्य का हम कौन सा पार्ट देखते हैं, फोटोस्फीयर देखते हैं, ये सारी बातें ध्यान रखनी है। आदित्य L1 का आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। आगे बोलते हैं पहला जो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था ना वो कब हुआ था? पहले तो ध्यान रखना है कि जो विंबलडन टूर्नामेंट है ना वो कौन सी खेल से संबंधित है? टेनिस से जो है ये जुड़ा हुआ है विंबलडन, और ये 1877 में जो था वो पहला टूर्नामेंट हुआ था। कौन से ईयर में? 1877 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लिख लो इसको अभी, क्योंकि ये क्वेश्चन किताबों में नहीं मिलते बहुत रेयर है। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम टाइम्स, और एग्जाम में पूछे जाते हैं तब लगता है कि यार काश लिखा होता, काश पढ़ा होता। अभी ही इससे बेटर है कि लिख ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी हमारे पास क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम बोलते हैं किस राज्य में सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो स्थित है? तो देखो आपने ध्यान रखना है कि जो भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो असम में स्थित है, और असम जो है वो इसका सही होगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं कि इसका नाम क्या है? इसका नाम है माजुली। माजुली जो है वो इसका नाम है। अगर और भी किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लेते हैं कि माजुली जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत के, किस राज्य में स्थित है? वो असम में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। असम में स्थित है, कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है ये स्थित है। कोई डाउट तो नहीं रहा मन में? हो गए सारे डाउट क्लियर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना किस भारतीय व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो बोलते हैं कि जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी जी? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की। कौन से ईयर की ये बात है? 1921 की ये बात है जब इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। और 1921 में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के गवर्नर जनरल जो था वो उस टाइम कौन थे, तो आपके मन में इसका आंसर होना चाहिए कि उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल जो था वो कौन थे? लॉर्ड रीडिंग जो था वो उस टाइम हुआ करते थे, जो भारत के गवर्नर जनरल हैं। इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है, लॉर्ड रीडिंग का भी। क्वेश्चन देखें जी। क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर विल दी फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ हिमाचल प्रदेश बी
बिल्ट। यहाँ पर आप एक और बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ओल्डेस्ट लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है, और अभी बताएंगे कि डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो हिमाचल प्रदेश की कौन सी बनेगी। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, डिजिटल भी बताएंगे और ओल्डेस्ट भी बताएंगे। कौन सी लाइब्रेरी आप जाते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। और अभी अगर आपने टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 करके सर्च करना। आपको वहाँ पर पीडीएफ्स इनकी मिल जाएंगी जो पीडीएफ्स आपकी हेल्प करती हैं। तो पीडीएफ्स मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर ले। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।